क्या कहिएगा जो कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकी हमला, और जिस पर जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी भी लाइव आकर के बोले हैं कि यदि देश की बात आएगी तो हम पूरे बहुजन और पूरे भीम आर्मी के लोग लड़ेंगे। क्या कहिएगा इस पर? फौजी का भी बयान आया था कि देश के बॉर्डर सिक्योरिटी से वहां से हटाकर सैनिकों को और वहां प्रवेश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की व्यवस्था जो है लचर है। हम जिन्होंने पुलवामा हमला कराया, जिन्होंने पहलगाम हमला कराया, वहीं जो है इस सुरक्षा की बात करते हैं। क्या बात आप जान लीजिए, कहा जाता है भोजपुरिया में कि जवन धिया अगिया लगैली उहे केवड़वे खाड़। यही स्थिति है भारत में और भारत के शासकों के साथ। आप समझ सकते हैं इस हमारे कथन से कि कहिएगा अनुराग कश्यप जी जो इस फिल्म में किरदार के रूप में आए हुए हैं और वो कहते हैं कि ब्राह्मणों पर हम मुतते हैं। क्या कहिएगा इस बात को लेकर? देखिए, हम ब्राह्मणों और देश में ये पहली घटना है जो धर्म पूछकर जो है हत्या की गई है। इसमें देश के साथ साजिश की बू आ रही है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि बता दूं कि पूरे भारत में पहलगाम हमला को लेकर के पूरा भारत के देशवासियों को ठेस पहुंचा है और दुख पहुंचा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और बहुत सारा बातें होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीम आर्मी के प्रवक्ता जितेंद्र जी, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल पर तमाम दर्शकों को। क्या कहिएगा जो कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकी हमला, और जिस पर जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी भी लाइव आकर के बोले हैं कि यदि देश की बात आएगी तो हम पूरे बहुजन और पूरे भीम आर्मी के लोग लड़ेंगे। क्या कहिएगा इस पर? जी, बढ़िया बात बोले हैं और देश के हित में बोले हैं। सबसे पहले तो मैं पहलगाम हमले में हुए तमाम जो लोग शहीद हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, तमाम लोगों को मेरे तरफ से श्रद्धांजलि, मेरे भीम आर्मी जिला कमेटी की तरफ से भी श्रद्धांजलि। सबसे बड़ा ये चीज़ है कि इस देश में जो सत्ता की लड़ाई है उसमें हमारे देश के आम जनता, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, मुस्लिम, आदिवासी सभी भेंट चढ़ रहे हैं। आप भी जानते हैं कि इसके पहले भी हमला हुए हैं और पहलगाम के पहले पुलवामा हमला हुआ था। मैं देश के जितने तमाम हुक्मरान हैं, देश की जनता पूछना चाहती है कि जब हमारे देश में आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तमाम चीज़ होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी घुस कैसे जाते हैं? सरकार आपकी है, सेना आपकी है, तमाम चीज़ें आपके हाथ में होने के बावजूद भी अगर इस देश में पुलवामा, पहलगाम, ये तमाम जो आतंकी हमले हो रहे हैं तो आखिर कैसे? ये कहा जाता है कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी फोर्स, आर्मी इतनी मजबूत है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आपके कहे अनुसार क्या लग रहा है कि सरकार का चूक हो रहा है? बिल्कुल सरकार का चूक हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जब पुलवामा हमला हुआ तो उसका आज भी पर्दाफाश नहीं हुआ कि उतना भारी मात्रा में आरडीएक्स भारत के अंदर पहुंचा कैसे। ये सवाल आज भी है। और उसके साथ दूसरी हमला हो गई पहलगाम का। आखिर आतंकवादी कैसे घुसते हैं भाई? कहीं एरोप्लेन से आ रहे हैं या उनके पर जमे हुए हैं जो उड़ के आ जा रहे हैं? उसके लिए भी पर अगर है तो उसके लिए भी आपकी जो है एयरफोर्स है, स्थल पे आपकी आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर पे चप्पे चप्पे हमारे जवान तैनात है। फिर भी ये कहाँ से चूक हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो सत्ता लोलुप लोग हैं वो जो है इस घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं, जिसके बदौलत ये घटनाएं घट रही है। और देश में ये पहली घटना है जो धर्म पूछकर जो है हत्या की गई है। इसमें देश के साथ साजिश की बू आ रही है, जो कि देश के साथ गद्दारी की जा रही है।
मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं? आपके कहे अनुसार लग रहा है कि ये राजनीति के लोग जो है कि भड़का रहे हैं, ये जो है कि हमला करवा रहे हैं क्या? देखिए, आप अगर देखिएगा 2014 के बाद, अगर आप देखिएगा 2014 के बाद देश में अराजकता की स्थिति जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज देखिएगा कहीं जाति पूछकर हत्या की जा रही है, कहीं जय भीम बोलने पर लोगों के साथ मारपीट हो रही है। तो इसके साथ साथ आज पहलगांव में जो है आतंकी आते हैं और धर्म पूछकर हत्या करते हैं। तो इस देश में अराजकता की स्थिति जो है जब से बीजेपी की सरकार आई है, आप व्यवहारिक तौर से देखिएगा कि इस तरह का अराजकता बढ़ते जा रहा है और दलित, शोषित, वंचित समाज के साथ और खासकर हिंदू मुस्लिम की राइट की ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं मुंह बाय खड़ी है और देश में अमन चैन जो था, शांति था, वह अराजकता में और क्रूर आतंकवादी हमले में तब्दील होता जा रहा है। और कहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी, जो कि नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं और विनती करते हैं कि ये जो हुआ है वो ऐसा अनुशासन बनाए, ऐसा नियम कानून बनाए जो कि इसके बाद पूरे शासन प्रशासन को अलर्ट कर दें, ताकि ये जो हुआ है हमला, इसके बाद कोई हमला ना हो पाए। ऐसा भी उन्होंने बयान अदा किए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बयान तो दिए हैं, ठीक दिए हैं, लेकिन वो बोले हैं, हम भी बोल रहे हैं कि आपकी जो व्यवस्था है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपका कोर्ट है, तमाम चीजें आपके हाथ में है, सरकार आपकी है। तो आपके अगर सरकार में अगर कोई आतंकवादी आ रहा है, अंदर घुसपैठ कर रहा है, तो ये आपकी व्यवस्था का, लचर व्यवस्था का प्रमाण है। आपकी व्यवस्था और आपकी सरकार कमजोर है, जो साबित कर रहा है कि इसके चलते जो है आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे हैं। नहीं तो आप एक चीज़ भी देख लीजिए, अभी जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही है देश से कि जैसे गो मांस की जो व्यापार होने की बात आई थी, लोग को बोलते थे कि मुस्लिम है, मुस्लिम है, मुस्लिम है। जब उसका पर्दाफाश हुआ तो हिंदू निकला। आप देख लीजिए कि जो अभी एक ट्रेड चल रहा है न्यूज़ कि जिसमें जो है खुफिया, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी में जो भारत के 11 जो है सदस्य जो हैं बीजेपी से हैं। तो ये बताइए कि बीजेपी के सरकार में बीजेपी के लोग जो हैं इस तरह का देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो फिर आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी व्यवस्था अगर लचर है? तभी अभी एक फौजी का भी बयान आया था कि देश के बॉर्डर सिक्योरिटी से वहां से हटाकर सैनिकों को और वहां प्रवेश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की व्यवस्था जो है लचर है, हमारे देश के शासक कमज़ोर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना की बात करते हैं वो 2800 नहीं है। और एक चीज़ है कि जब देश में पहलगाम हमला होता है और उसके लिए राजनीति करने के लिए बिहार में आ जाते हैं, तो आपको तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आप उस पहलगाम हमला जो हुआ वहां पे आप उस जाके पीड़ित परिवार से मिलते, देश की सिक्योरिटी को मजबूत करते। हमला तो कर दिया लेकिन उड़कर नहीं ना जाएगा, देश के अंदर हमला करता है और पाकिस्तान जाने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन कैसे वो सुरक्षित हो जाता है भाई? कैसे आतंकवादी सुरक्षित हो जाते हैं? या आपकी सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। और हमारे देश के जो लोग हैं, जो अभी 11 लोग बीजेपी के सदस्य हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी का काम कर रहे हैं, ये देश के गद्दार साबित हो रहे हैं। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात आप जान लीजिए, कहा जाता है भोजपुरिया में कि जवन धिया अगिया लगैली उहे केवड़वे खाड़। यही स्थिति है भारत में और भारत के शासकों के साथ। आप समझ सकते हैं इस हमारे कथन से कि जिन्होंने पुलवामा हमला कराया, जिन्होंने पहलगाम हमला कराया, वहीं जो है इस सुरक्षा की बात करते हैं। क्या कहिएगा नेहा सिंह राठौर, नेहा सिंह राठौर के बारे में, जो कि नेहा सिंह राठौर जब सवाल पूछती है सरकार से, तो उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चला दिया जाता है, देशद्रोही का केस कर दिया जाता है, देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। क्या कहिएगा इसको लेकर के? देखिए, सवाल है कि वो देशद्रोही कैसे हो गई। उन्होंने तो सवाल किया और सवाल ये भी है
कि जब भी कोई सवाल करेगा तो सत्ता में बैठे हुए शासक से ही करेगा, देश के प्रधानमंत्री से ही करेगा, क्योंकि आपकी व्यवस्था है, आपकी सरकार है। तो जो सरकार में लोग होंगे जिनकी शासन व्यवस्था है उन्हीं से सवाल किया जाएगा कि भाई कैसे चूक हो गया, कैसे पहलगाम हमला हो गया, कैसे हमारे देश के नागरिक मार दिए जा रहे हैं। तो सवाल तो उन्हीं से होगा, देश के प्रधानमंत्री से होगा, देश के गृह मंत्री से होगा। क्यों नहीं होगा सवाल? अगर कोई इस देश में, इस व्यवस्था में सवाल करता है और सवाल करने वाले लोगों को अगर कोई देशद्रोही बताता है तो ये खुद उनकी गलत मानसिकता का प्रतीक है, जो कि गलती करते हुए खुद को सही साबित कर रहे हैं। क्या कहिएगा? और जो है कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पेज पर, जो कि एक लड़का सीधे लाइव आकर के बोलता है कि हमें जो है कि पीटा गया जय भीम बोलने पर और जय भीम वीडियो बनाने पर। वो स्टेटमेंट भी दिया है काफ़ी मीडिया वाले के सामने भी। तो इस पर क्या कहिएगा जो है कि यूपी के लेकर के? यूपी में जो है कि सरकार तंदुरुस्त है, लोग कह रहे हैं कि पूरा तंदुरुस्त है और एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जय भीम वाले लोगों पर कोई सुरक्षा मुहैया नहीं हुआ है। क्या कहिएगा? दौड़ा दौड़ा करके उस बंदे को पीटा गया है। मैंने आपसे एक बात बोला है कि 2014 के बाद 2025 तक अभी देश में जो अराजकता की स्थिति है वो बीजेपी ने पैदा की है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और दलितों भी सुरक्षित नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो देश में जय भीम बोलने की बात आई है, तो बीजेपी की जहां सरकार देखिएगा वहां अराजकता सबसे ज्यादा पाइएगा। यूपी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार वहां ठाकुरवाद चल रहा है, वहां जातिवाद चल रहा है और वहां के बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है। इसका जीता जागता सबूत जो है हाथरस की घटना थी, तमाम घटनाएं हुई है। आज जो है प्रयागराज में जो बोल रहे हैं कि दलित के साथ जो लड़का जय भीम बोलता है और उसको नंगा करके पीटा जाता है, तो मैं पूछता हूं कि योगी सरकार जो बोले कि सुशासन की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, अपराधियों को जो है बुलडोज जमींदोज कर दिया जाएगा, तो कहां बैठी है? वहां की लचर व्यवस्था हो चुकी है। नहीं तो उस इंसान को जो जय भीम बोला है और उसको मारने वाले लोग जो हैं वो जेल के नीचे सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। तो वहाँ सत्ता संरक्षण गुंडागर्दी चल रही है और वहाँ कानून व्यवस्था एकदम बिल्कुल बेकार है। वहाँ जो है बीजेपी के गुंडों का राज चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी एक फिल्म जो है फूले जी पे बनी हुई है और इलाहाबाद के जो सिनेमा हॉल है वहाँ पे हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पत्रकारों को पीटा जा रहा है सवाल पूछने पर। क्यों भाई? सवाल करेगा, उसका फीडबैक लेगा, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार साबित हो रही है। नहीं तो कोई सवाल करता है तो आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए भाई। और अगर फूले फिल्म में जो दिखाया गया है, फिल्म का उद्देश्य क्या है? सामाजिक कृतियों को जनता के सामने प्रदर्शित करना और उसका निदान करना। तो फिल्म में दिखाया गया, जो चीज़ें दिखाई गई है वो सही दिखाई गई है, समाज में घटित घटनाओं को दिखाई गई है। अगर समाज में मनुवाद और सामंतवाद और ब्राह्मणवाद प्रतिस्थापित है और वह दलित शोषित वंचितों के साथ अगर गलत नहीं करते तो फिर कौन दिखाता? आपको तब दिक्कत होना चाहिए जब फूले फिल्म में दिखाया गया है कि जब सावित्रीबाई फूले महिलाओं को शिक्षित करने जा रही थी तो उनके ऊपर ब्राह्मणों के द्वारा जो गोबर फेंका गया, उनको अपमानित किया गया। यही तो गलती दिखा दिया गया है ना। ब्राह्मण लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपमानित हों, क्योंकि वो सदियों से उच्च कोटि में आए हैं और वो उच्च कोटि में रहते हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम उच्च कोटि में हैं। जिसको लेकर के उसमें वो सीन दिखा दिया गया है कि ब्राह्मण का लड़का जो है कि गोबर फेंकता है, कीचड़ फेंकता है सावित्रीबाई फूले के ऊपर। इसको लेकर के पूरा काफ़ी बवाल मचा था। ये जो फिल्म था, मैं बता दूं कि ये 11 अप्रैल को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसको रोक करके सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया। 10 दिन, 11 दिन, 14 दिन तक रोका और रोकने के बाद वो 25 तारीख को उसको रिलीज किया। बहुत सारा सीन काट दिया गया। क्या कहिएगा इस पर?
देखिए, सेंसर बोर्ड जो है, सेंसर बोर्ड में बैठे हुए मेरा मानना है कि वहाँ पे भी देखिए, भारत के किसी भी कोने में जाइएगा, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, मनुवाद और सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग जिंदा हैं और उनके जो विचार हैं वो कभी भी जनता के, बहुजनों के, सरोरा के हित में या उनकी सुरक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि वो लोग हमेशा जो है दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने पर मजबूर किए हैं और उन्हीं के कमाई पर राज किए हैं। तो उनका राज जब छिन जाता है तो उनको तकलीफ होती है और कहा जाता है कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। वही हाल है जिसके बदौलत जो है ये लोग तिल मिलाकर इस तरह का जो है गलत काम करते हैं, विरोध करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ नहीं फेंका जाता तो क्या ये सच्चाई नहीं है कि उनके साथ जो है इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ? अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो कोई दिखाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? सेंसर बोर्ड में भी बैठे हुए मेरा मानना है कि लोग जो है सामंतवादी, मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज की जो सच्चाई है वो जनता के सामने न जाए, क्योंकि अगर जनता के सामने जाएगी तो जनता जागृत होगी और उनकी जो कुकृत्य है वो जनता के सामने आएगी। लोग उनको जो है तरजीह नहीं देंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आपको मान सम्मान पाना है तो बढ़िया व्यवहार कीजिए, कर्म प्रधान बनिए, धर्म प्रधान मत बनिए। क्या कहिएगा अनुराग कश्यप जी जो इस फिल्म में किरदार के रूप में आए हुए हैं और वो कहते हैं कि ब्राह्मणों पर हम मुतते हैं, क्या कहिएगा इस बात को लेकर? देखिए, हम ब्राह्मणों पर मुतने की जो बात है ये जो है उनका अपना बयान है, अपना जो है मानसिकता है। लेकिन मेरा कहना है कि हमें मुतने हकने से कोई मतलब नहीं है। अगर ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणों से ये भी कहते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे भारत में जो है कि जातिवाद खत्म हो गया है, तो फिर यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र कैसे हुआ? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि मनुस्मृति के द्वारा समाज की जो पहले की पूर्ववर्ती जो सामाजिक संरचना है उसमें तो तमाम जातिगत चीज़ें ढांचा बना कर रखा गया है। और जिसमें जो है अगर वेद पढ़िएगा आप जो, तो उसमें भी ये मिल जाएगा कि लुसेंट जो कम्पिटिटिव किताबें हैं उसमें भी मिलेगा कि वेद में जो है मनुस्मृति का व्याख्यान किया गया है और उसमें बताया गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति जो हुआ है, जिसमें जो है 4 वर्णों में समाज को बांट के रखा गया है और बताया गया है कि ब्राह्मण के मुख से जो है ब्राह्मण पैदा हुआ, उसके भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो ये जो है अगर हम इतिहास की व्याख्या करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो भारतीय इतिहास को पढ़ने की 3-4 स्रोत हैं, जिसमें धार्मिक स्रोत भी आता है। और धार्मिक स्रोत में वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, कुरान जो भी है वो सब आते हैं। तो उसमें अध्ययन करने पर ये बातें आती है कि समाज में मनुस्मृति के द्वारा 4 वर्णों का व्याख्या किया गया है और वो बताया गया है कि कैसे। ये भी बताया गया है कि शूद्र जो है 3 जो बाकी ऊपर के जो वर्ण हैं उनकी सेवा करने के लिए है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब ये कहना है कि जो ब्राह्मणवाद है या सामंतवाद है एक विचारधारा है। मेरा सवाल बनता है कि आप लोग जो है भीम आर्मी वाले लोग काफ़ी हम लोग देखते हैं कहीं पर भी आप लोग उतर जाते हैं, रोड शो करने लगते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, तो आप लोग किसके खिलाफ में करते हैं? ब्राह्मण के खिलाफ में या ब्राह्मणवाद के खिलाफ? देखिए, हमारी लड़ाई जो है सामंतवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो है गैर बराबरी के खिलाफ है, असमानता के खिलाफ है, छुआछूत के खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है। हमारी लड़ाई विचारधारा के आधार पे, व्यक्ति के आधार पर हमारी लड़ाई नहीं है। अगर मेरा मानना है कि अगर बहुजन समाज के अंदर भी अगर जो व्यक्ति हैं जिनके अंदर ब्राह्मणवाद है, तो मेरा मानना है कि वो हमारा बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं हो सकता है। जाति से हो सकता है लेकिन विचारधारा से नहीं हो सकता है। तो मेरी लड़ाई विचारधारा के आधार पे है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है। और वह ब्राह्मणवाद किसी के अंदर भी हो सकता है क्योंकि वह एक विचारधारा है और जो उसका पोषोगा उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज भारत में ब्राह्मणवाद का अगर कोई पोषक है तो वो है आरएसएस। आरएसएस का जो संरचना हुआ है वो हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ है और वह ब्राह्मणवाद का भारत में प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि आपने सुना, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और सामंतवाद का सबसे बड़ा एजेंडा है
तो वो है आरएसएस। आपने सुना, जिसको चलाने वाले मोहन भागवत जी हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो कमान संभाले हुए हैं। तो इस वीडियो को आप किस नज़र से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नया नया अपडेट न्यूज़ मिलता रहे। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया बीपी न्यूज़। धन्यवाद।